So good morning student, it is video number 9 part first chapter magnetic effect of electric current class 10th and today we discuss DC generator. इससे प्रीवियस वीडियो में वीडियो नंबर 8 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने DC मोटर को एक्सप्लेन किया था। अभी हम DC जनरेटर को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो हमारे पास 3 क्वांटिटीज होती हैं, वो क्या क्या होती है? फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। तो अगर इनमें से मैं 2 क्वांटिटी एक सुटेबल डिजाइन की मशीन बनाकर इनपुट में लगा दूं तो मेरे को जो थर्ड क्वांटिटी है वो ऑटोमेटिकली आउटपुट में मिल जाएगी। तो डीसी जनरेटर ऐसा ही डिवाइस है। अगर मैं इसके इनपुट में फोर्स अप्लाई कर दूं, देखो इनपुट शॉर्टकट लिखा है, इनपुट में फोर्स अप्लाई कर दूं और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दूं तो ऑटोमेटिकली आउटपुट में मुझे करंट मिल जाएगा। तो यानी जनरेटर जो है, जनरेटर को हम देखो फोर्स कैसे देते हैं। आपने देखा होगा जनरली जनरेटर जब हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में हैंडल के साथ उसको रोटेट करते हैं ना, यानी कि एक पर्सन ने उसको क्या दी? अपनी मैकेनिकल एनर्जी दी, अपनी मसल्स एनर्जी दी। तो मैकेनिकल एनर्जी इनपुट में दी, बदले में क्या देता है? वो करंट प्रोड्यूस कर देता है ना। कैसे पता चलता है करंट प्रोड्यूस किया? आप देखते हो, आपको बल्ब वगैरह ऑन करना हो तो वो बल्ब ऑन हो जाता है, आपको सबमर्सिबल पंप चलाना हो तो सबमर्सिबल पंप चल जाता है। जनरली शादियों में इसको यूज किया जाता है। तो डीजे वगैरह जब बजता है तो मतलब वो करंट की हेल्प से तो ही बज रहा है। तो यानी जनरेटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। सो जनरेटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस व्हिच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप इस डीसी जनरेटर को डीसी मोटर के साथ कंपेयर करके समझने की कोशिश करो। डीसी मोटर क्या करती थी? डीसी मोटर को हम करंट देते थे, बदले में वो मैकेनिकल वर्क करता था। बट डीसी जनरेटर अपोजिट है, हम इसको मैकेनिकल वर्क देंगे, बदले में ये हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा। तो आई होप डेफिनेशन आप सबको क्लियर होगी। नेक्स्ट किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है? तो जिस प्रिंसिपल पे ये काम करता है वो है ईएमआई। ईएमआई का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या है कि मैग्नेट की हेल्प से, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट की हेल्प से इलेक्ट्रॉन को चलाओ, इलेक्ट्रॉन चलेगा तो करंट होगा। देखो हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड ने हमें क्या कहा था कि जब किसी वायर में इलेक्ट्रॉन चलता है तो मतलब वहां करंट होता है, और जहां करंट होता है वहां मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इसका रिवर्स सोचा फैराडे ने, बिकॉज नेचर लव सिमेट्री। फैराडे ने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन के चलने की वजह से करंट होता है और करंट जहां होता है वहां मैग्नेटिक फील्ड होता है, ऐसा हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड ने बताया है, तो उल्टा भी ट्रू होगा, रिवर्स भी ट्रू होगा। क्या कि अगर मैं एक मैग्नेट की हेल्प से एक इलेक्ट्रॉन को डराऊं, समझ में आ रही बात? मैग्नेट की हेल्प से इलेक्ट्रॉन को डराऊं और इलेक्ट्रॉन मैग्नेट को देख के डर कर भागे, और इलेक्ट्रॉन भागेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा? करंट। समझ में बात? तो इलेक्ट्रॉन के चलने की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेट के चलने की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा? करंट। और ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, इसकी वजह से साइंस फील्ड में एक नया ही रिवॉल्यूशन आ गया था। क्योंकि अब तक हमें करंट प्रोड्यूस करना होता था तो हम सेल या बैटरी यूज करते थे, बट आप देखना इस डायग्राम में कहीं भी सेल या बैटरी नहीं है। क्या है? हम सिर्फ और सिर्फ रोटेशन करवा के हम क्या कर देंगे? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस। समझ में आ रही है बात? और यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन में राइट भी है। व्हेन अ वायर इज रोटेटेड, परपेंडिकुलर वर्ड ध्यान से रखना याद, परपेंडिकुलर टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, देन करंट विल इंड्यूस्ड इन द वायर। देखो क्या कहता है, आप यहाँ एक मैग्नेट रखो से नॉर्थ पोल, आप यहाँ पे एक दूसरी मैग्नेट रखो से साउथ पोल, तो नॉर्थ से साउथ क्या हो गया? बीच में मैग्नेटिक फील्ड। अब आप एक वायर लो, उस वायर को जब आप इसमें बीच में रोटेट कराओगे ना तो क्या होगा? इसमें करंट प्रोड्यूस होगा। बात समझ में आ रही? देखो नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो आप ऐसे रोटेट कराओगे ना तो करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, परपेंडिकुलर मूव करानी पड़ेगी, आपको ऐसे मूव कराना पड़ेगा। तो अगर आप ऐसे मूव कराओगे तो करंट प्रोड्यूस होगा, डेफिनेटली प्रोड्यूस होगा, और वो यहाँ पर अभी हम प्रूव भी करेंगे। ठीक है, तो ये होता है प्रिंसिपल। नेक्स्ट आता है, अब जो करंट प्रोड्यूस हुआ है उस करंट की हमें डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी कि किस डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होगा। तो उस डायरेक्शन को निकालने के लिए, उस करंट की डायरेक्शन को निकालने के लिए हम जो रूल फॉलो करते हैं वो है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बिल्कुल सेम है, बस आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में लेफ्ट हैंड यूज करना है, राइट हैंड रूल में राइट हैंड यूज करना है। और मैं ये देखो दोनों बना रहा हूं, दोनों में भी हमें थंब, फोरफिंगर, मिडिल फिंगर यूज करना है, दोनों में ही शॉर्टकट सेम है, फादर मदर चाइल्ड। इसमें भी फादर मदर चाइल्ड, फादर के एफ से फोर्स, मदर के एम से मैग्नेटिक फील्ड और चाइल्ड के सी से करंट। तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कहता है आप अपने थंब को, फोरफिंगर को और मिडिल फिंगर को स्ट्रेच करो इस प्रकार कि वो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। देन
If thumb gives the direction of force or motion of conductor and forefinger gives the direction of magnetic field, then मिडिल फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट। मेरी बात ध्यान से सुनो, स्टूडेंट बड़ी आसानी के साथ इसको लर्न कर लेते हैं कि कौन सी फिंगर क्या इंडिकेट कर रही है। सबको याद होता है कि थंब फोर्स देगा फादर से, मदर के एम से जो ये फोर फिंगर है ये देगी मैग्नेटिक फील्ड, और चाइल्ड के सी से ये जो मिडिल फिंगर है ये देगी करंट। जनरली याद कर देते हैं, बट ऑर्डर जरूरी है। इनपुट पहले बोली जाती है, आउटपुट बाद में बोला जाता है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मोटर में लगता है, और मोटर हमें रिजल्ट में मैकेनिकल एनर्जी देती है, फोर्स देती है, और फोर्स कौन बताता है? थंब। तो मोटर के केस में हम थंब को बाद में बोलते हैं, लेकिन राइट हैंड रूल जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो पहले फोर फिंगर या थंब बोलेंगे, दोनों बोलने हैं, पहले कोई भी बोलिए नो प्रॉब्लम, लेकिन मिडिल फिंगर सबसे बाद में बोलनी है, ये बात आपको याद रखनी है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किसकी डायरेक्शन मेजर करता है? फोर्स की, तो इसलिए थंब बाद में बोला जाएगा। और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल किसकी डायरेक्शन मेजर करता है? करंट की, तो इसलिए जो मिडिल फिंगर है ये सबसे बाद में बोली जाएगी। समझ में आ रही है बात? तो ये था, यहां मैंने शॉर्टकट में भी लिखा है, इफ forefinger gives magnetic field, thumb gives force, force को ये मोशन भी बोल देते हैं, then middle finger will give current, जो रिजल्ट होगा। अब मैं कंस्ट्रक्शन को यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे दो पोल्स रखे हुए हैं, देखो नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये फ्लैट पोल्स नहीं है, ये कॉनकेव शेप्ड पोल्स हैं, ऐसे मुड़े हुए हैं, कॉनकेव शेप्ड पोल्स हैं। कॉनकेव शेप्ड पोल इसलिए हैं ताकि हमें इन दोनों के बीच में रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मिले। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का रोल क्या होता है ये मैं आपको वीडियो नंबर 9 के पार्ट सेकंड में एक्सप्लेन करूंगा। इसके बीच में ये आर्मेचर रखा हुआ है जिसका नाम है ABCD, ठीक है। ये बेशक से अभी आपको एक ही टर्म इसमें नजर आ रही हो, बट ये बहुत सारी नंबर ऑफ टर्म्स है इसके अंदर, समझ में आ रही है बात? n नंबर ऑफ टर्म्स है। आपको नाम इसका देना है ना, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप यहीं से दो, जब मैंने यहां से दिया तो आप भी यहीं से दो, नहीं, आप किसी भी कॉर्नर से दे सकते हो, बट आपको एक बात याद रखनी है, क्रॉसिंग नहीं करना है, कंटिन्यू चलना है। जैसे मैंने कंटिन्यू किया ABCD, ऐसा तो नहीं किया ABC यहाँ D यहाँ, नहीं, क्रॉसिंग नहीं करनी है। आप किसी भी कॉर्नर से चलिए, आप यहाँ से भी लिख सकते हो ABCD, आप यहाँ से भी चल सकते हो ABCD, बस जहां से भी नाम दो कंटिन्यू रखना है। ये हैंडल है, इस हैंडल को पकड़कर हम इसको रोटेट कराएंगे। तो अब देखो मैंने कहीं भी करंट की डायरेक्शन मेंशन नहीं किया, क्योंकि अभी तक करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि अभी तक आर्मेचर रोटेट नहीं हुआ है। तो मैं इस आर्मेचर को जब रोटेट करूंगा तो ये आर्मेचर की दो वायर रोटेट करेंगी। ये आर्मेचर की दो वायर फर्दर दो स्प्लिट रिंग के साथ जुड़ी हुई हैं, R1 और R2, दो रिंग है स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग क्या? एक पूरा रिंग लिया, बीच में से ब्रेक किया, दो हाफ रिंग बन गई, और ये दोनों हाफ रिंग भी मूवेबल हैं। ये लिखा है देखो, स्प्लिट रिंग्स मूवेबल, और इस स्प्लिट रिंग को हम कम्यूटेटर भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कम्यूटेटर। रोल ऑफ कम्यूटेटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रोल ऑफ कॉनकेव शेप्ड मैग्नेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो इन फर्दर दो रिंग्स के साथ ये ब्रशेस लगी हुई हैं। ये ब्रशेस कार्बन की बनी है और ये फिक्स्ड है। समझ में आ रही बात? क्या है? फिक्स्ड, मतलब ये मूव नहीं करती। तो मूव क्या क्या करता है? आर्मेचर मूव करता है, ये दो वायर मूव करती हैं, ये दो रिंग्स मूव करती हैं, बट ये ब्रश मूव नहीं करती, ब्रश फिक्स्ड है। ये बीच में रिंग्स ऐसे रोटेट करेगी, बट इस रिंग के यहाँ जो ब्रश लगा है और इस रिंग के यहाँ जो ब्रश लगा है वो नहीं मूव करेगा, ये फिक्स्ड रहेगा। समझ में बात? तो उसके बाद यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा है। गैल्वेनोमीटर क्यों लगाया? क्योंकि ये जनरेटर अभी करंट प्रोड्यूस करने वाला है, और करंट को कौन मेजर करेगा? गैल्वेनोमीटर। आप कहोगे सर एमीटर क्यों नहीं लगाया? भाई एमीटर ज्यादा करंट मेजर कर सकता है, कम करंट नहीं मेजर कर सकता है, और ये जो करंट है ये इंड्यूस होगा, प्रोड्यूस होगा। ये सेल या बैटरी का करंट नहीं है, देखो कहीं पर भी सेल या बैटरी नहीं लगी हुई है, तो ये बहुत कम करंट होगा, और बहुत कम करंट को हमें मेजर करना है तो हमें गैल्वेनोमीटर लगाना पड़ेगा। और देखो अभी गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन कहां शो हो रही है? 0 पर, मतलब अभी कोई करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ। करंट तो इस वीडियो के सेकंड पार्ट में प्रोड्यूस होगा, जहां पर मैं आपको वर्किंग एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो समझ में ये बात? आप चाहो गैल्वेनोमीटर की जगह बल्ब लगा लीजिए, नो प्रॉब्लम, आप बल्ब लगा सकते हो। देखो इसके घुमाने से अगर बल्ब ऑन हो गया तो साबित हो जाएगा करंट प्रोड्यूस हुआ, और अगर इसके घुमाने से ये बल्ब ऑन नहीं हुआ, यहाँ पर लगा हुआ, तो साबित हो जाएगा कि करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ। तो इस वीडियो के साथ हमने कंस्ट्रक्शन को एंड किया। ये जो दो डायग्राम है आपको दोनों बनाने कंपल्शन है। ये 1 आफ्टर 180 डिग्री रोटेशन के बाद का डायग्राम है। जब ये आर्मेचर बीच में 180 डिग्री के एंगल से घूम जाएगा तो क्या सिचुएशन होगी, ये सेकंड डायग्राम है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। सेकंड वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल इसकी दूंगा, आपको नोट्स भी प्रोवाइड होंगे, हर एक डेफिनेशन, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, यूजेस,
तो ये क्वेश्चन जब भी पेपर में आता है तो कम से कम 5 या 3 मार्क्स में आता है। मैं आपको क्लियर कर दूं, इसको मैंने पॉइंट्स में दिया है, डेफिनेशन, प्रिंसिपल, डायग्राम, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, यूजेस और व्हाट इज द रोल ऑफ कॉन्केव शेप मैग्नेट, व्हाट इज द रोल ऑफ कम्यूटेटर। इन 8 पॉइंट में से कोई 3 पॉइंट आपसे एक्सप्लेन करवाए जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।